नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। 2 गुने लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका डीवी अभी चल रहा है। जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी ज्वाइनिंग की। तो जैसा कि कई साथियों का मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या जॉब प्रोफाइल रहती है जूनियर अकाउंटेंट की, या क्या वर्किंग अरेंजमेंट रहता है, किस हिसाब से काम मिलेगा, क्या काम नहीं करना है अपने को, और काफ़ी सारी क्वेरीज है। तो उस रिगार्डिंग देखो, सबसे पहले अपने जो जीएफ एंड आर है, सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम पार्ट फर्स्ट का जो परिशिष्ट 5 है, जो अपेंडिक्स 5 है, उसमें अपने जूनियर अकाउंटेंट के लिए बता रखा है कि उसकी क्या ड्यूटीज़ रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो वैसे आपने ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी वैसे पढ़ाई करी होगी। तो देखो, सबसे पहले पदस्थापन का उद्देश्य, मतलब जो पोस्टिंग देते हैं, ज्वाइनिंग जो आपको मिलेगी, वो क्या उसका उद्देश्य होता है जूनियर अकाउंटेंट का। तो कनिष्ठ लेखाकार को लेखा एवं वित्तीय मामलों में विभागीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख की सहायता के लिए पदस्थापित किया जाता है, ताकि सरकार के नियमों एवं आदेशों की पालना कराकर वित्तीय नियमितता प्राप्त की जा सके तथा विभागीय लेखों को उचित प्रकार से एवं आदिनांक तैयार रखा जा सके। मतलब जो जूनियर अकाउंटेंट को है, वो जो अपने अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैटर्स होंगे, उसमें जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होंगे या जो हेड ऑफ ऑफिस होता है, उसकी सहायता के लिए पोस्टिंग दी जाती है, ताकि जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स और जो ऑर्डर निकाल रखे हैं उनको पालना करवा सके, और जो अपनी फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वित्तीय नियमितता होती है, उसका ध्यान रखा जा सके, और विभागीय लेखों को जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं उनको उचित प्रकार से और अपडेटेड मेंटेन किया जा सके, मतलब तैयार किया जा सके। और फिर बात करते हैं अपन स्थिति क्या होती है उनकी, मतलब किस पोजीशन पे होते हैं वो। तो कनिष्ठ लेखाकार को मंत्रालयिक स्टाफ का वरिष्ठतम सदस्य समझा जाना चाहिए। मतलब जो जूनियर अकाउंटेंट होगा वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सुपीरियर मेंबर माना जाएगा, मतलब उनसे ऊपर का सदस्य होता है, वो उनके अधीन नहीं होता है। उसे कार्यालय सहायक या वरिष्ठ लिपिक के अधीन कार्य करने के लिए नहीं रखा जाएगा। मतलब उसको ऑफिस असिस्टेंट या जो वरिष्ठ लिपिक होता है, जिसको अपर डिवीज़न क्लर्क यानी यूडीसी भी कहते हैं, उनके अंडर में काम नहीं करवाया जाएगा। फिर उसकी बात कर लेते हैं अपन, कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या रहती है। तो उसके जो कर्तव्य होते हैं और क्या जिम्मेदारियां होती है, तो सबसे पहले कनिष्ठ लेखाकारों को आवंटित किए जाने वाले कर्तव्यों की कोई विस्तृत सूची नहीं है, मतलब कोई लिस्ट नहीं बन रखी है कौन से काम करने हैं कौन से नहीं। फिर भी कनिष्ठ लेखाकारों को लेखों, ऑडिट, बजट, निरीक्षण आदि से संबंधित कार्यों को करना होता है। मतलब जो अकाउंट्स का काम हो गया, ऑडिट का काम हो गया, बजट का हो गया, इंस्पेक्शन का काम हो गया, ये कार्य करने होते हैं। फिर कनिष्ठ लेखाकारों से सामान्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार के कार्य नहीं कराए जाने चाहिए। मतलब ये वाले जो कार्य आपको दिख रखे हैं, ये 5 प्रकार के कार्य, ये नॉर्मली इनसे नहीं करवाए जाते हैं, ये जूनियर अकाउंटेंट का काम नहीं होता। क्या पत्रों की प्राप्ति एवं प्रेषण का कार्य, मतलब रिसीट एंड डिस्पैच ऑफ पेपर्स, मतलब रिसीट डिस्पैच का काम नहीं होगा आपसे। टंकन मतलब टाइपिंग का काम आपसे नहीं करवाया जाएगा। स्टोर कीपर का कार्य आपसे नहीं करवाया जाएगा। रिकॉर्ड कीपर का और पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन का काम नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा आपसे बिल भी नहीं बनवाए जाएंगे। मतलब जो बिल होते हैं, किसी भी प्रकार के बिल, वो उनको बनाने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके लिए आप मना कर सकते हैं। ये तो अपन ने अपेंडिक्स की बात कर ली उसके अकॉर्डिंग। बाकी अपन प्रैक्टिकली बात करें कि क्या काम रहते हैं, तो मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ वर्क रहते हैं आपके। जो वर्किंग स्टाइल रहेगी, जो आपके ऑफिस में जैसे भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, नॉर्मली ज़्यादातर ऑफिस में यही काम रहते हैं। क्या क्या रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट मतलब संस्थापन का कार्य रहेगा, पेमेंट्स भुगतान के कार्य करने होंगे, बजट, टेंडर वर्क मतलब निविदाओं का कार्य करने होंगे, और ऑडिट मतलब अंकेक्षण के कार्य आपको नॉर्मली करने पड़ते हैं लगभग सभी ऑफिसों में। वो अलग अलग डिपेंड करेगा आपको कौन सा ऑफिस मिलता है। तो एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की जांच, जो जितने भी सर्विस रिकॉर्ड बन रखे हैं उनकी जांच बीच बीच में करते रहना है। कोई भी क्वेरीज हो तो अपनी राय देनी होती है उस पर। वार्षिक वेतन वृद्धि, बोनस एवं अन्य देय भत्तों का ध्यान रखना, मतलब जो इंक्रीमेंट लगता है, एनुअल इंक्रीमेंट हर साल जुलाई में, बोनस है या कोई और भत्ते हैं, उनका ध्यान रखना, उनको लगाना, टाइम टू टाइम आपकी सैलरी में ऐड करना। पदोन्नति, एसीपी या पे कमीशन लगने पर नियतिकरण करना, मतलब किसी का प्रमोशन हो गया या एसीपी लगी है या पे कमीशन आता है, जैसे 7th पे कमीशन चल रहा है, अभी 8th पे कमीशन आएगा, तो जो फिक्सेशन होएगा सैलरी में, जो भी चेंजेस करने होंगे उस हिसाब से वो फिक्स करना, ये वाला कार्य भी मेन एस्टेब्लिशमेंट का अपने जूनियर अकाउंटेंट के पास रहता है।
फिर कर्मचारी आवेदन करने पर अवकाश के संबंध में राय देना, मतलब कोई किसी कर्मचारी ने कोई अवकाश के लिए आवेदन किया है और एस्टेब्लिशमेंट वाले सेक्शन को लग रहा है कि उसमें कोई उनको क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो अगर वो राय मांगते हैं तो उस पर राय देनी बनती है। पेंशन मामले तैयार करना, मतलब किसी रिटायर कर्मचारी के पेंशन का मामला है तो वो भी तैयार करना होता है। फिर पेमेंट्स यानी भुगतान के क्या कार्य हो सकते हैं, वेतन एवं अन्य भत्तों एवं बोनस का भुगतान, जो सैलरी होगी, जितने भी अपने अधिकारी कर्मचारी लग रहे हैं उनको जो भी भत्ते वगैरह दे होते हैं, भत्तों में जैसे डीए हो गया, एचआरए वगैरह हो गया, ये तो अपने सैलरी का ही पार्ट हो गया। इसके अलावा जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस और होता है, यात्रा भत्ता, जैसे कोई यात्रा पे गया है, टूर पे गया है तो उनको भी जो भत्ता मिलेगा यात्रा भत्ता, उसका भुगतान हो गया, या बोनस जो मिलता है दिवाली पे उसका भुगतान हो गया। संविदा पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई लगा हुआ है कर्मचारी, जिसको टेम्परेरी बेस पे भी कहते हैं अपन, तो उनको जो भुगतान होगा मानदेय वगैरह का, उनका भुगतान करना। निविदा कार्य के कार्यादेशों का भुगतान, मतलब अपन ने कोई भी टेंडर किया किसी भी कार्य या सेवा के लिए, तो उसके लिए जो वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं उनके अगेंस्ट जो भी पेमेंट होएगा उनका भुगतान करना। कार्यालय व ऑफिस एक्सपेंसेस का भुगतान, मतलब जो अपने लाइट का हो गया, वाटर का हो गया और डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं उनका भुगतान। और आकस्मिक व्यय, कंटिजेंट एक्सपेंसेस का व्यय, मतलब कोई अर्जेंटली कोई अचानक ही कोई खर्चा आ गया जो नॉर्मली होता नहीं है तो उनका भी भुगतान करना पड़ेगा। फिर बजट में क्या काम रहता है, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तैयार करना एवं सहायक कार्य, मतलब जो बजट की एस्टीमेट लगाना कि अपने को पूरे साल में कितना बजट चाहिएगा, या रिवाइज एस्टीमेट तैयार करना कि साल के बीच में अपने को लगे कि जो अपन ने बजट एस्टीमेट बनाया है वो थोड़ा कम पड़ रहा है या ज़्यादा है, तो उसमें जो चेंजेस करने हैं, रिवाइज करना है, या इससे रिलेटेड जो भी कार्य हैं। ऋण अग्रिमों आदि के रजिस्टर का संधारण, मतलब कोई लोन एडवांसेज है तो उनके रजिस्टर को मेंटेन करने का कार्य है। प्राप्ति एवं व्ययों का मिलान एवं सहायक कार्य, कितनी रिसिप्ट हो रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक तरह से मतलब मोटा मोटी अपना जो बजट है उस पर कंट्रोल करना, जिसको अपन रिकन्सिलिएशन भी कहते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा। और फिर टेंडर वर्क हो जाता है निविदा कार्य, मतलब किसी भी कार्य या सेवा करना है अपने को, कोई वस्तु खरीदनी है या सेवा लेनी है काम में, तो अपन टेंडर के थ्रू ही आजकल कार्य करवा सकते हैं, अपन डायरेक्टली नहीं करवाते हैं। तो निविदा करते समय आरटीपीपी एक्ट 2012 और रूल्स 2013 है, इनके प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी है आपको, कि आरटीपीपी एक्ट को और रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही टेंडर वर्क करना है आपको, कोई भी टेंडर। फिर मेन क्या है, राशि 1 लाख से अधिक की जो निविदा का कार्य होगा वो SPPP पे अपलोड होगा, जो स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है उस पर आपको डालना पड़ेगा। 1 लाख से कम की जो भी निविदा का कार्य होगा, जो भी कोई कार्य आप वस्तु खरीदना चाह रहे हैं या कोई सेवा लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, SPPP पे डालने की ज़रूरत नहीं है या कहीं भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली ऑफलाइन ले सकते हैं। और 10 लाख से अधिक की कोई निविदा हो गई तो उसको ई प्रोक्यूरमेंट पे भी डालना पड़ेगा, SPPP पे भी डलेगा और ई प्रोक की साइट होती है उस पर भी डालना पड़ेगा। 10 लाख की अधिक की सेवा है तो, या वो वस्तु खरीद रहे हैं आप कोई भी। बाकी अगर वर्क्स का है काम तो 5 लाख की सीमा है ये ई प्रोक्यूरमेंट की। फिर मुख्यतः किसी को भी फायदा पहुंचाने के हिसाब से निविदा शर्तें न हो एवं ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रहे, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी कंडीशन ना रखे जो किसी को फ़ायदा पहुंचाए या उससे कंपटीशन में कमी आती हो कि कम से कम लोग आए, ऐसा नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए। सही वस्तु सेवा उचित मूल्य पर यथा स्थान सही समय पर उपलब्ध होए, मतलब टेंडर आपको इस हिसाब से करना है कि जो भी आपको वस्तु या सेवा लेनी है उस बिल्कुल जो आपको चाहिए वही होनी चाहिए, उचित मूल्य पर, मतलब जो अपने को कीमत लगे वो बिल्कुल सही लगे, मतलब न ज़्यादा न कम, और यथा स्थान जहाँ आपको चाहिए वहाँ मिले और सही समय पर मिले जब भी आपको ज़रूरत हो, तो ये चीज़ आपको सुनिश्चित करनी है। फिर बात करते हैं ऑडिट यानी अंकेक्षण। तो मेनली अंकेक्षण कौन कौन करता है अपने यहाँ राजस्थान में, एक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग है जिसको LFAD भी बोलते हैं, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत एवं संचालित स्वायत्त शासी संस्थानों के वैधानिक अंकेक्षण का नियमित कार्य संपादित करता है। मतलब ऑटोनोमस बॉडीज़ की जो स्टेचुटरी ऑडिट होगी वो LFAD करता है। तो ये एक तरह से ये मान लीजिए आप लोकल फंड से जो गवर्न जितने भी संस्थान हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उनकी ये वैधानिक अंकेक्षण LFAD करता है। निरीक्षण विभाग जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, विभागाध्यक्ष स्तर के कार्यालयों के खातों की आंतरिक जांच तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष के भंडार का भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाता है। मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, विभागाध्यक्ष होता है, उसके जो भी कार्यालय होंगे उनके खातों की आंतरिक जाँच करने का,
और विभागाध्यक्ष कार्याध्यक्ष के भंडार का भौतिक सत्यापन, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन और इंटरनल चेक का कार्य हेड ऑफ डिपार्टमेंट का। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा सिर्फ उसके अधीन आने वाले कार्यालयों का नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का या हेड ऑफ ऑफिस के। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तो आंतरिक जांच और हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस के फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य ये करता है। साथ ही अगर लगता है गवर्नमेंट को तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के कोई स्पेशल डायरेक्शन आएंगे, विशिष्ट निर्देश प्राप्त होंगे तो ये स्पेशल ऑडिट भी करता है, विशेष अंकेक्षण भी किसी भी कार्यालय का कर सकता है। फिर आंतरिक अंकेक्षण एक चीज़ होती है, इंटरनल ऑडिट जो जिसको कहते हैं। तो ये जो विभागाध्यक्ष होगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है किसी भी विभाग का, वो अपने अधीन आने वाले किसी भी कार्यालयों का आंतरिक अंकेक्षण करवाता है, मतलब इंटरनल ऑडिट करवा सकता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें इंटरनल चेक हो सकता है, आंतरिक जांच हो सकती है, या भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन, दोनों शामिल है। यह अंकेक्षण विभागवार होता है, मतलब हर डिपार्टमेंट के हिसाब से ये विभागाध्यक्ष करता है। जैसे FANCO RWSSM भी एक ऑफिस है, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मंडल। ये जो है ये PHED के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों की ऑडिट करता है। तो ये विभागाध्यक्ष हो गया। कौन हो गया विभागाध्यक्ष? FANCO। PHED का जो अधीन जितने भी ऑफिस होंगे उन कार्यालयों की ये आंतरिक अंकेक्षण करता है, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता है और इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक भी करता है। तो ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उनकी टीमें वगैरह गठित करता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई ऑडिट में क्या रहेगा। ऑडिट में दो काम रहते हैं, या तो आपको ऑडिट पार्टी में लगाएंगे, या ऑडिट का अगर आपको काम मिलता है मुख्यालय स्तर पे ही काम मिलेगा तो वो आपको ऑडिट पत्रावलियाँ संधारित करनी है। ऑडिट पार्टी बनती है WO फर्स्ट की और जूनियर अकाउंटेंट की, 2 जने रहते हैं उस टीम में। तो उनको क्या क्या ऑडिट करनी पड़ सकती है, आंतरिक जांच, इंटरनल चेक करना पड़ सकता है, या भौतिक सत्यापन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है, या स्पेशल ऑडिट उनको विशेष जांच कोई करनी पड़ सकती है। ऐसे ही अगर आपको मुख्यालय पे लगाया है और ऑडिट पत्रावलियाँ दी गई है, दो कहीं की हो सकती है, आंतरिक जांच की, इंटरनल चेक की हो गई, फिजिकल वेरिफिकेशन की हो गई, या कोई स्पेशल जांच हुई है तो उनकी हो गई, या PSC पैरा बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पैरा चलते रहते हैं, फिर वो ड्राफ्ट पैरा बन के PSC में चले जाते हैं, फिर वो विधानसभा में उनका जवाब देना होता है। तो इन सब की आपको पत्रावलियाँ संधारित करनी पड़ सकती है, इनके संबंधित भाई रिमाइंडर वगैरह देने हैं या अनुपालनाएँ डील करनी है। इसके अलावा एक चीज़ और हो सकती है, ये तो बात हो गई अगर आप ऑडिट को आप मेंटेन कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि जैसे आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लग रखे हो किसी में, वहाँ LFAD की टीम आके ऑडिट करके जाती है, इंस्पेक्शन की टीम ऑडिट करके जाती है, तो पैरा बना के चली गई, तो वो पैरा की अनुपालना भी आपको संबंधित LFAD, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट या विभागाध्यक्ष की अगर इंटरनल चेक हुई है, इंटरनल ऑडिट उसने अगर करवाई है, तो उनको अनुपालना भिजवाने का भी काम आपको करना है। ऐसे नहीं है कि भाई पैरा बन गया और आप उसको छोड़ दिए, आपको पैराओं को निरस्त करवाने के लिए अच्छे से अच्छी अनुपालना बना के भेजनी है, ताकि जल्दी से जल्दी वो पैरा निरस्त हो सके। तो साथियों मोटा मोटी यही काम है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सीनियर्स बैठे हैं आपको, और कुछ साथियों ने मुझे कहा है कि जैसे YouTube पे कुछ टीचर्स ये बता रहे हैं कि ये वाला काम लेना आप ज्वाइनिंग के बाद, या ये वाला अच्छा काम है, ये इसके लिए रिकमेंड करना। तो मैं बता दूं साथियों, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो काम अलॉटमेंट का जो है, ये सारा मैटर जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑफिस पे डिपेंड करता है। वो अपने अकॉर्डिंग काम अलॉट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी कोई जानकारी हो या उनसे पर्सनल टर्म्स अच्छे हों तो आपको काम मनमाफिक मिल सकता है। बाकी ज़रूरी नहीं है, जो आपको काम चाहिए वही आपको काम मिलेगा। तो आप कहीं ऐसे मतलब उम्मीद लगा के मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको मनमाफिक काम नहीं मिले तो आप फालतू परेशान होंगे। तो आप तो खुले दिल से जाइएगा कि जो काम मिलेगा हम परफेक्टली करेंगे, और जितना अच्छा करोगे हो सकता है आगे जाके आपको आपके मनमाफिक काम भी मिल जाए। आपकी वर्किंग स्टाइल को देख के, आपके काम करने के तरीके को देख के अगर आप अच्छा काम करेंगे तो साथियों इसी के साथ मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ ज्वाइनिंग की, और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।